प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी मतलब जो आप शेयर करते हैं हमसे अपने अपने चैनल पर भी बाबा की खरी खरी पर, कि जो आईएएस अधिकारी और जो मुखर्जी नगर के किस्से आप सुना रहे हैं पर्टिकुलरली, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों की जो कहानियां जो अक्सर छुप जाती हैं, जो लोग सफलता पाते हैं सरकारी नौकरियों में, उनकी कहानियों के पीछे जो असफल लोगों की कहानियां हैं, वो जो आप बता रहे हैं बहुत जरूरी है। क्योंकि असफल लोगों की संख्या, मतलब उसका कोई जैसे हम लोग अभी पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि 40 लाख लोग अगर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो हार्डली 50,000 लोग को सरकारी नौकरी मिल रही होगी, हार्डली। और आईएएस की तैयारी जो कर रहा है वो तो खाली 1,000 लोग की ही सरकारी नौकरी लगती है, या यूपीएससी में सिलेक्शन होता है 1,000 या 1,800 समथिंग लाइक दैट। उसमें भी आईएएस आईपीएस वगैरह टॉप के 500 लोगों को ही मिलता है आईआरएस। बाकी सब किन किन सर्विसेज में जाते हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि वो उन सर्विसेज में जाएं, या उन स्टेट्स में जाते हैं नौकरी करने जहां वो खुद नहीं चाहते थे। खैर, तो ये जो 39,50,000 लोग हैं, ये जो निराश होके हर साल घर लौट रहे हैं अपने जीवन का 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद करके, ये तो अपनी पूरी पूरी सर निराशा लेके लौट रहे हैं। अच्छा, ये कोचिंग भी करते हैं, ये कोचिंग वालों को पैसा भी देते हैं, तो इसका मतलब कोचिंग वालों का सक्सेस रेट भी बहुत कम है। और कोचिंग वाले इनको क्या पढ़ा के भेजते हैं सर? आप अपनी जरा सी जानकारी हमसे साझा करें सर इस मामले में, प्लीज। संदीप भाई, डॉक्टर, वकील, ये कोचिंग वाले, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है ना, दे सर्वाइव ऑन फेलियर। आपको मालूम है ये डेंगू का जब सीजन चलता है, अभी जो चल रहा था पीछे डेंगू, अब तो उसमें चिकनगुनिया भी ऐड हो गया है, तो डॉक्टरों के चेहरे पे क्या मुस्कुराहट होती है उन दिनों। आपको मालूम है कि आज की तारीख में जो अस्पताल का, जो छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेदांता एंड फोर्टिस या वो अपोलो, जो छोटा अस्पताल है ना, जिसने 8 कमरे का घर किराए पे लेके अस्पताल खोला हुआ है, उनकी सब पौ 12 हो जाती है और मात्र 2 महीने में वो पूरे साल भर का पैसा कमा लेते हैं। मैं एक ऐसे अस्पताल को जानता हूं जो महीने में साल में 10 महीना बिल्कुल खाली रहता है, मतलब उसमें नॉट ओपीडी के नाम पे एक पेशेंट भी नहीं आता, परंतु मात्र 2 महीने में पूरे साल का खर्चा निकल आता है। तो ये दे सर्वाइव ऑन इलनेस। उसी तरह वकील, अगर समाज में शांति हो जाएगी तो वकील बाद भूखे मर जाएंगे सब। तो इसी तरह से ये कोचिंग का धंधा है ना, ये फेलियर पे चलता है। और जो 1,000 जो सेलेक्ट होते हैं ना आईएएस यूपीएससी में, वो भी अंत तक कोचिंग उनको उलझा के रखती है, कंफ्यूज करके रखती है कि ये कहीं पढ़ न जाए, समझ न जाए, सेलेक्ट ना हो जाए। तो इनका करिकुलम इस तरीके से डिजाइंड है कि लड़का फेल हो। जी, आपको कुछ लोगों को मेरी बात पचेगी नहीं कि नहीं कोचिंग तो सक्सेस पे चलनी चाहिए, बोलो नो, कोचिंग सर्वाइव ऑन फेलियर्स। अच्छा, एक चीज बताओ, वो होम्योपैथी के जो मरीज होते हैं ना, या कोई भी अस्पताल है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी होटल है, होटल इंडस्ट्री है, ये दे सर्वाइव ऑन रिपीट कस्टमर्स, है ना। कि ढाबे में एक बार खाना खाए, दोबारा नहीं गए तो वो ढाबा फेल हो जाएगा, होटल फेल हो जाएगा, दुनिया का हर बिजनेस फेल हो जाएगा, दुकान फेल हो जाएगी। फिर इसी तरह कोचिंग इंडस्ट्री भी फेलियर्स पे सर्वाइव कर रही है, इसलिए इनका पूरा फोकस है फेल, मतलब इतना उलझा दो स्टूडेंट को। जैसे अगर क्या नाम, हजरतगंज से 4 बाग जाना है
तो उसको हजरतगंज से पहले ले जाओ उन्नाव, कानपुर ले जाओ, फिर वहां से गुवाहाटी ले जाओ, गुवाहाटी से इधर से घुमाते हुए फिर चारबाग लेके आओ। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और मुझे ये बातें खुद एक कोचिंग चलाने वाले ने बताई है कि जानबूझ के स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। अच्छा, जब एकदम इम्तिहान है, जब मैं एकदम नजदीक आ जाता है, फिर क्रैश कोर्स का कि सर हमारा फलाना सब्जेक्ट तो होवे नहीं किया, अरे बोला चलो 8 से 7 दिन का एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं, उसमें उसमें तुमको सब समझ में आ जाएगा, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। साल भर इधर उधर उलझाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। मतलब हजरतगंज से चारबाग जाना था, उसको ले गए गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी बोला अरे यार हमको तो पहुंचना था, हमारी तो ट्रेन हो जाएगी, बोले बाई एयर ले चलते हैं आपको, फिर गुवाहाटी से बाई एयर लखनऊ ले आए। फिर ये इस तरीके से तो आपकी कोचिंग। अच्छा, फिर सक्सेस, अरे जब आपके टोटल फेलियर हो जाएंगे तो आखिर इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? तो जो सक्सेस है वो खरीद लो, जो टॉपर है उसको 25 लाख रुपया दे दो, 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे के टॉपर खरीद लो कि टॉपर तो हमारा था। मैंने अभी एक स्टोरी सुनाई है, छत्तीसगढ़ की एक मैडम थी जो ऑल इंडिया 2 रैंक आई थी और जिंदगी में कभी ये विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग में पैर नहीं रखी थी। उसको यही नहीं मालूम था कि मुखर्जी नगर कहां है दिल्ली में, मेट्रो कौन सी पकड़ी जाती है। मैंने पिछला एक एपिसोड बनाया, आप देख लीजिएगा। और ये कहानी मुझे उस व्यक्ति ने सुनाई जो उस महिला के साथ ही बाई चांस ट्रेवल करके राजीव चौक से मुखर्जी नगर तक आया था। तो उन्होंने बताया कि मैं तो देख के दंग रह गया कि उसको पता ही नहीं था कि दिव्य कीर्ति वाली कोचिंग है कहां, और दिव्य कीर्ति की कोचिंग पे उसका 35 फुट ऊंचा कटआउट लगा हुआ था। तो पहले स्टूडेंट को उलझाओ, उसको तैयारी मत करने दो, फिर क्रैश कोर्स बेचो, या बेचो वह बेचो। और अच्छा एक बात बताऊं सर, इस बात को ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि किसी भी बड़ी कोचिंग के असल में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? क्यों नहीं होना चाहिए? अभी शायद इसीलिए एफआईआर की गई है ना सर। जो रिसेंट अभी एफआईआर हुई है 4 कोचिंग सेंटर्स पे कि, और इसीलिए हुआ एग्जैक्टली कि वो भ्रामक जानकारी देकर अपने कंज्यूमर्स को, उनके कंज्यूमर कौन है, जो आप कह रहे हैं जो फेलियर हैं बस सारे बच्चे, वही उनके कंज्यूमर हैं। तो उन्होंने भ्रामक जानकारी देकर अपना माल बेचा, कोचिंग का मतलब एडमिशन लिया। भ्रामक जानकारी क्या कि जो लोग नहीं पढ़े थे उनको बता दिया कि हमारे यहाँ के हैं। इसी बात की वो हो रही है जी, इसी बात की जांच चालू हुई है शायद जी। अच्छा, दूसरी बात है कि रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट कुछ कोचिंग्स का तो रिजल्ट एकदम 0 है, बिल्कुल। इसके बावजूद उनके रेवेन्यू में कमी नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब सारा फोकस प्रचार, भ्रामक प्रचार, रिजल्ट खरीदने में, बिल्डिंग, उसकी पूरी गेटअप मेकअप, 7 स्टार 5 स्टार पूरा प्रॉपर्टी। सर चूंकि आप ये बात बोल रहे हैं बिल्डिंग क्या, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए जरा। आप भी कुछ बड़ा विस्फोटक बताने वाले थे इस विषय में। हाँ सर, ये लिया जाए। ये है सर लखनऊ का सबसे प्रोमिनेंट चौराहा, मतलब क्या नाम है आपका, बर्लिंगटन चौराहा। मतलब विधानसभा से जो रोड चारबाग जाती है, ठीक है, विधानसभा सबसे पुराना बिल्डिंग, चारबाग रेलवे स्टेशन सबसे पुराना बिल्डिंग, और लखनऊ की सबसे प्रमुख रोड वंस अपॉन ए टाइम, आज भी है। वहां पे सर ये बर्लिंगटन आर्केड नाम की बिल्डिंग बहुत दिन से बंद पड़ी थी। यहाँ बहुत प्रयास हुए कि ये खोला जाए, वो खोला जाए, मॉल खोला जाए, पार्किंग वार्किंग थी नहीं। ये देखिए साहब, नया नवेला जो है दृष्टि आईएएस का सेंटर खुला है। और आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि जैसे दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, जो दिल्ली का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो
पहले से सक्सेसफुल रहा है आपका वो है वाजीराम रवि और राउज, ठीक है। ये तो सबसे प्रमुख, हाँ, प्रमुख कोचिंग सेंटर्स रहे हैं। पुराने दृष्टि नए जमाने नए के। खुले, हाँ, पुराने जमाने के। उनके कितने सेंटर हैं सर? उनका एक सेंटर है दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर, और एक सेंटर है चेन्नई में, वाजीराम मेन रोड, ठीक है। जी सर जो 25 साल से पैसा कमा रहा है उससे खाली 2 सेंटर हैं, और जो भी नए नए पैदा हुए हैं वे कीर्ति वाले, इनके सर 5 सेंटर हैं। मुखर्जी नगर में है, करोल बाग में है, प्रयागराज में है, टोंक राजस्थान में है, लखनऊ में बर्लिंगटन वाली मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई। जी और मुझे हमारे आपके जानने वाले हैं रंजय भाई, उन्होंने ये बताया था कि गोवा में देखे हैं सर इसके होर्डिंग बैनर। करोल बाग में मैंने इसके इतने प्रोमिनेंट बैनर देखे हैं, मतलब होर्डिंग्स सर, सैकड़ों करोड़ों रुपया लगता है। सबसे महंगा अगर प्रचार का साधन कोई है, अभी टीवी पे आना बचा है सर इनका, कि केबीसी में भी पूछे गए हैं इन पे सवाल। ये ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है सर, जो विकास जी हैं हमारे, कीर्ति साहब। और इसमें क्या है कि इनके YouTube पे आपको इन्हीं के वीडियो दिखेंगे, वाजीराम राव का कोई कोचिंग का बंदा नहीं दिखेगा। मैंने नहीं देखा आज तक। नहीं देखा ना? इनका क्यों दिख हाँ रहा है आईएएस कोचिंग के नाम पे? एक वो 2 कौड़ी का दूसरा आदमी अवध ओझा, वो दिखेगा। हाँ ये पढ़ा रहे हैं सर, हमने भी तैयारी की, हमने भी पढ़ाई की है, हमको पता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, इसमें तथ्यात्मक कुछ नहीं है। ये ये एक्चुअली सर बस शुद्ध रूप से इनकी सारी जानकारी का जो प्रवाह है वो वही है जो कम्युनिस्टों का एजेंडा होता है। कास्टिज्म, हिंदू जो है खाली कास्टिज्म में, हिंदुइज्म में कास्टिज्म है, केजरीवाल की योजनाएं ठीक हैं, अच्छी हैं, बाकायदा कहते हुए सुने गए हैं। और ये जो कच्चा माल जो आप जिसको बोलते हैं ना, जो फेलियर जनता है, जो 19 साल 20 साल की उम्र से जो है 25 साल 26 साल तक तैयारी कर रही है, 30 साल तक तैयारी कर रही है, उसके दिमाग में क्या भरा जा रहा है? पहले सर जावेद अख्तर और उन लोग सलीम जावेद ने मिलके फिल्मों के माध्यम से भरा, क्योंकि तब वही एक विजुअल, ऑडियो विजुअल मीडियम था। हाँ जी। आज की डेट में एक्सपोज हो गए हैं। आमिर खान ने वही कोशिश की पीके के माध्यम से और अन्य अपनी फिल्मों के माध्यम से। इवन 3 इडियट्स में स्टूडेंट्स की बात की थी, लेकिन जब तक एक शर्मन जोशी का सारा धर्म छुड़ा नहीं दिए तब तक वो पास नहीं हुआ। ये भी था उसमें कि वो बहुत अंधविश्वासी है, ये उसकी कमी है, ये उसकी गलती है, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं। खैर वो तो 3 इडियट्स में निकल गया, फिर पीके में तो और खुल के सामने आया। और उनकी कई फिल्मों में, वो भी हम एक वीडियो करेंगे कि एजेंडा क्या है इन लोग का, अपनी फिल्मों से क्या एजेंडा कैसे परोसते हैं। खैर एनी विच, पॉइंट इज की फिल्मों के माध्यम से ब्रेन वॉश किया गया। अब जनता समझ गई है कि नहीं नहीं नहीं, फिल्म में तो साला, फिल्म में ये लोग एजेंडा परोस रहे हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल मीडियम तो सर यूट्यूब है, और इंडिविजुअल को केटर कर रहा है, दूसरे तीसरे चौथे आदमी को पता ही नहीं चला। इनके वीडियोस प्रमोट होते हैं सर। अगर आप और हम अपने प्रकार का एक नॉर्मल भाई, किसी ने नया फोन खरीदा, यूट्यूब लगा हुआ, यूट्यूब चालू किया उसने, तो अपने आप बिना कुछ सर्च किए इनके वीडियो सामने आएंगे, उसके एज देखते हुए कि हाँ किसका क्या एज है, वैसा वैसा। छोटे बच्चों को, मेरा भांजा है, उसके उसके फीड पे आते हैं इनके वीडियोस। वो गेम खेलता है, वो जो भी करता है, कुछ जानकारी का भी काम लेता है, तो मुझे बताना पड़ता है कि अरे बेटा ये गलत बता रहा है आदमी, ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, ये सही है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव देना पड़ता है। कैच देम यंग, ये कम्युनिस्टों का माइंडसेट रहा है। और इतना पैसा सर, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है ब्रांड बिल्डिंग ऑफ 1 पर्सन। 12th फेल नाम की मूवी आई है, उसमें ये आईएएस कोचिंग के वो बने हुए हैं टीचर, ये मैंने सुना ठीक है। बनाई किसने मूवी? विधु विनोद चोपड़ा। कश्मीरी पंडितों की, खुद कश्मीरी पंडित है, हमको आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हैं, सुपर कॉम्प्रोमाइज हैं। और ऐसा कश्मीरी पंडित है जिसकी मेमोरी में कश्मीरी पंडित मार के भगाए गए हैं। यंग था वो, 89 में तो उसकी परिंदा मूवी आ चुकी थी। वो एक तो बदतमीज बहुत है, उसमें डाउट नहीं है,
अनुपमा चोपड़ा का पति है, जो कि अनुपमा चोपड़ा वन ऑफ द मोस्ट लेफ्टिस्ट फिल्म रिव्यूअर है और हाँ, दुनिया का एजेंडा परोसती हैं। वो उसने फिल्म बनाई है और बहुत दिन बाद डायरेक्ट की है मूवी। 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई का ये प्रोड्यूसर है। हाँ, इसने पैसे फिर खुद की फिल्में बनाना नहीं, वो कश्मीर वाली जो संजय दत्त वाली फिल्म शिकारा, थी वो इसी ने बनाई थी। शिकारा, नहीं, शिकारा शिकारा से इसी ने, पहले और आई थी ना। मिशन कश्मीर, हाँ, मिशन कश्मीर इसने डायरेक्ट की थी। इसने डायरेक्ट की थी और उसकी कहानी तो ये थी कि शिकारा भाई में तो मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, आर्मी ने गलत कर दिया है, इस वजह से वो आतंकवादी बन रहा है। और सर किस साल की मूवी है पता है सर? 99 की मूवी है। 89 के घटनाक्रम के 10 साल बाद, 10 साल के अंदर। और ये लोग सरवाइव कैसे करते हैं सर? खैर, विधु विनोद चोपड़ा ने ये फिल्म बनाई है, बहुत टेक्निकली वेल मेड है। कोई किसी को लग रहा है अरे वाह क्या पारिवारिक फिल्म है, आराम से, कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। सर, मैं फिल्म जो बनती है उसका पैसा पहले से ऑलरेडी दिया जा चुका होता है फिल्म मेकर्स को। कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, दे डोंट केयर, बिकॉज उसका पैसा जिसको देना है वो दे चुका है। जी, कमाती है तो वेल एंड गुड, नहीं कमाती है तो कोई बात नहीं। फिल्म मेकिंग इज नॉट अ बिजनेस एट ऑल, इट्स अ गैम्बल। और इसका एक दूसरा गेम चल रहा है। फिल्म मेकिंग अगर बिजनेस होता सर तो धर्मा प्रोडक्शन और वाईआरएफ के आईपीओ अब तक निकल चुके होते। ये लोग लिस्टेड कंपनीज नहीं है। किसी भी बिजनेस का जो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट अचीवमेंट होता है दैट इज कि उस कंपनी, उस इंडस्ट्री की कंपनीज के आईपीओ निकले, पब्लिक में जाएं। टाटा 100 साल से सर वही है। टाटा ने आज तक क्यों नहीं फिल्म प्रोडक्शन में अपना पैसा डाला? मुंबई में ही रहते हैं, साउथ मुंबई में 105 कंपनी खोल रखी टाटा ने, आज तक नहीं घुसा इसमें। धीरू भाई अंबानी तक नहीं घुसे। पैसे की कोई कमी है? कभी नहीं घुसे। और जो जो घुसा वो बिक गया। किशोर बियानी पेंटालून फिल्म्स और पीवीआर वाले, क्या नाम है आपका, ये अजय बिजली और पोंटी चड्ढा भी घुसे थे वेव प्रोडक्शंस के नाम से। खैर एनीवेज, हमारा मुद्दा कुछ और था। तो फिल्म मेकिंग के माध्यम से जब ब्रेन वॉश किया जा रहा था तो आज हम समझ गए, आज जनता समझ गई है। लेकिन ब्रेन वॉश का नया ऑडियो विजुअल माध्यम निकाला गया है, दैट इज कोचिंग के नाम पर यूट्यूब पे जो वीडियोस परोसे जा रहे हैं। और उसके सबसे बड़े प्रणेता हैं ये। इनको समर्थन कौन करता है? इनको सबसे ज्यादा, इन पे जब बीच में 3-4 बार कंट्रोवर्सी हुई थी तो सबसे ज्यादा इनका समर्थन के लिए, बचाव के लिए कौन आया था? लल्लन टॉप की पूरी टीम उतरी हुई थी। लल्लन टॉप किसका है? सोनिया गांधी के देवर हैं, अरुण पुरी। देवर मतलब पति के परम मित्र, जिन्हें अरुण पुरी का इंडिया टुडे इमरजेंसी के दौरान चालू किया गया था। 2019 में अंजना ओम कश्यप का या पता नहीं किसका, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब बकायदा चुनाव से पहले आया था कि भाई पूछा गया कि किसकी लाइन लेनी है इस चुनाव प्रचार में। तो लाइन लेने का मतलब क्या है कि आपको अपनी सारी न्यूज अब उसके अनुसार परोसनी है। तो बकायदा इट वाज अ गाइडलाइन कि राहुल गांधी की लाइन लेनी है। लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी, किसान आंदोलन में जितने आड़तीये थे, जितने दलाल थे बैठे हुए सड़क पे, उसको एक किसान बोल बोल के इनका मुंह नहीं थक रहा था। और कितने बड़े एजेंडाबाज हैं वो भी हम लोग किसी दिन बताएंगे। इनके एक से एक एजेंडाबाज भरे पड़े हैं, ये सब नए। ही इज अ न्यू रवीश कुमार एंड दिव्य कीर्ति इज अ न्यू केजरीवाल। केजरीवाल फेल हो गए अब। ये सर यूएस से पैसे लेके आए हैं, दे हैव बीन फंडेड। इनकी भी ऑडिट होनी चाहिए कि सैकड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे सैकड़ों करोड़, एंड आई माइंड यू, आई विल बी राइट अगर प्रॉपर जांच हो तो सैकड़ों करोड़ रुपए इनके खर्चे हो रहे हैं जस्ट ऑन द ब्रांड बिल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम दैट इज कॉल्ड दृष्टि आईएएस। एंड वेयर इज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? हम लोग को हो सकता है कुछ दिन में पता चले, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू नो। दिस इज अ क्वेश्चन। जी, एक मिनट भाई, आज सेंटर में पिछले 10 सालों से, 9.5 सालों से एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है। और वो द वन विच डजंट मिन्स इट्स वर्ड्स है, और बड़ी डिसिसिव गवर्नमेंट है। एंड इट्स अ स्ट्रांग गवर्नमेंट विद स्ट्रांग विल पावर। और इसके बावजूद वामपंथी एजेंडे को कभी भी आज तक ढंग से टैकल नहीं कर पाई।
वामपंथियों को कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या इसके पीछे इनकी फॉरेन फंडिंग और जो विदेशी ताकतें हैं उनका समर्थन है? क्या वाकई चाइना और जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर फाउंडेशन और जो भी फोर्ड फाउंडेशन और ये मैग्सेसे अवार्ड वाली लॉबी है, क्या इनकी ताकत इनको वहां से मिल रही है, इसलिए भारत सरकार इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई? सर ये जो आप कहते हैं ना कि सब काम मोदी करी, जो आपने पिछली वीडियो में कहा था कि जब 4 करोड़ बिहारी तैयार हो जाएगा बिहार जाने के लिए, तो कौन अपने कपार पे लेके जाएगा उसको? तो पॉइंट है, सरकार तो माहौल दे रही है, और ये सड़ांध तो आज की थोड़ी है सर, ये 47 से पुरानी सड़ांध है भाई। गांधी अचानक से साउथ अफ्रीका से एक आदमी उठ के आता है और देश भर में उसकी चर्चा हो जाती है। तो देश भर में चर्चा कैसे होती है सर? जिस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को कागज नहीं मिलता था कि वो वीर सावरकर जी की किताब 1857 भारत का प्रथम समर, स्वतंत्र समर, जो उन्होंने, वो किताब छपने से पहले बैन हो गई थी। तो जब ब्रिटिशर्स के पास इतना कंट्रोल था कि वो किताबें बैन कर सकते हैं, दे मेड श्योर कि कागज तक न मिले तुमको छापने के लिए। और उसके कंपैरेटिव में एक गांधी है जिसके नाम पे बार आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, दुनिया भर के, भारत भर में न्यूज़पेपर पे आर्टिकल हो रहे हैं, और उसको भारत की जनता के दिमाग पे परोस दिया गया। और वो न्यूज़पेपर्स कौन से थे? बेनेट एंड कॉलम इंडिया, जो आज की डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, वो पहले ब्रिटिशर्स का था, बाद में ये जैन साहब लोगों ने खरीदा 47 के बाद। अब मानसिकता वही है, क्योंकि भाई खरीदेगा वही ना जिसके पास पैसा होगा। तो 47 में पैसा किसके पास था? उसके पास, जो ब्रिटिशर्स के सहयोग से चल रहा था या ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहा था। तो ये सड़ांध सर पुरानी है, ये चलती चली आई है भाई। वो मित्रोखिन आर्काइव में साफ साफ लिखा था ना कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट के पता नहीं कितने मंत्री जो है पैसा पाते थे कम्युनिस्टों से, रशियन सरकार से। और इन्होंने एचआरडी नूरुल हसन ने, भाई पहले तो आपके शुरुआती 5 एजुकेशन मिनिस्टर तो भाईजान लोग थे, और उसमें कोड में कहा जा गया कि नूरुल हसन कम्युनिस्ट भी थे और भाईजान भी थे। वहां से यूपीएससी पे कब्जा, और आपकी पूरी पूरी एचआरडी पे कब्जा, और मीडिया पे कब्जा, और हिंदू, या ये इस तरीके हिंदू अखबार, और ये सब, ये जो पूरा कार्यक्रम है सर, ये पुरानी सड़ांध है। 10 साल में आप क्या क्या कर लेंगे, और ये तो समाज से निकलना चाहिए ना। ये सर एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं बचपन में कहानी पढ़ी थी कि थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनकी बचपन की कहानी थी, और ये था वो था कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती थी। और ये मेरी किताबों में था सर, प्रेरक प्रसंग और इस तरीके की। मैं जब बड़ा हुआ इंजीनियरिंग में, ऐसा तब मुझे पता चला कि थॉमस अल्वा एडिसन वाज आल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी कॉल्ड जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। ये बस इतनी सी एक लाइन ऐड करने में क्या जा रहा था सर? कुछ नहीं। मुझे 20 साल लगे सर इस बस एक लाइन को और ऐड करने में अपने जीवन में या अपनी जानकारी में, कि थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी खड़ी हुई कंपनी आज आपके अश्विनी वैष्णव जी उस कंपनी में काम करके आ रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का महिमा मंडन नहीं करना है, व्यापारी को गाली देनी। ये वामपंथ का। जी प्लीज। आई वांट टू ऐड समथिंग। जी। मैं एक बार अपने एक मित्र के पास बैठा था, तो वो बच्चों के बीच में काम करते थे और राइट विंग विचारधारा के थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको मालूम है लेफ्ट विंग जो है यंग माइंड को रिक्रूट कैसे करता है, इनके रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स क्या है? तो मैंने कहा बताइए। तो वो कहते हैं कि इनका भी है जो फॉर्मूला है ना, जैसे आपने बताया भी, कैच देम यंग। तो कहते हैं स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता या डिबेट्स या ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। बिल्कुल। उसमें ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वहां से पकड़ लिया जाता है कि इस बच्चे के विचार कुछ लेफ्टिस्ट हैं। जी। है? जैसे सही है, बिल्कुल। टॉपिक एक तो दे दिया
थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, जैसे जाति प्रथा पर आपको ऐसे लिखना है, तो अब उस जब 100-200 बच्चों की वो ऐसे की कॉपियां आपके पास आई, तो जब आपने ऐसे पढ़े तो उसमें लेफ्टिस्ट रुझान, जैसे विमेन्स लिबरेशन की बात हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मान लो टॉपिक दे दिया, अब उस पे एक लड़की जो है वो पूरी फेमिनिस्ट वाली विचारधारा लेके चल रही है, अभी उम्र उसकी 6-7 7वीं 8वीं में ही है, तो वहां से वो चिन्हित कर लेते हैं कि ये बच्चे जो है ये कच्चा माल एकदम तैयार है, ये बहुत जल्दी इसको लेफ्टिस्ट, ये इसको वामपंथी विचारधारा में ढाला जा सकता है, वहां से वो कच्चा माल तैयार इनको मिल जाता है। अब सब सेम मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनाया हुआ है। अब आपको पता है कि आप जो भी लोग तैयारी करते हैं उनको ये एक तरह से थोपा जाता है कि अगर आपको जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हिंदू पढ़ो हिंदू पढ़ो हिंदू पढ़ो। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि मैंने कहा ये हिंदू पर ही फोकस क्यों करते हैं, हिंदू ओनली वाई? तो उन्होंने कहा कि हिंदू का जो स्टैंडर्ड है वो किसी अन्य अखबार का ये नहीं है, हिंदू में बाकी किसी अखबार में बहुत छपेगा तो 1 या 2 आर्टिकल छपता है, हिंदू रोजाना 10 से 15 आर्टिकल छापता है। हिंदू जो है वो उसका एडिटोरियल बोर्ड जो है, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है, वो एडिटोरियल्स लिखवाने में, आर्टिकल्स लिखवाने में बहुत मोटा पैसा खर्च करता है, और किसी आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के को किसी अन्य अखबार में इतना मटेरियल मिल ही नहीं सकता, जो सब अखबारों में जो टोटल छपेगा वो अकेला हिंदू में छपता है। मैंने कहा चलिए ऐसा कुछ नहीं है सर। एक मिनट, ये उनका एक तर्क था। तो मैंने कहा कि पर हिंदू तो टोटली लेफ्टिस्ट विचारधारा का अखबार है? वो अभी मैंने भी हिंदू लगवा रखा है, क्योंकि जब से मैंने ये YouTube चैनल पे काम करना शुरू किया है सीरियसली थोड़ा सा, तो अब मुझे टॉपिक्स चाहिए होते हैं, और मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि ये देशद्रोही लेफ्टिस्ट बिरादरी क्या सोच रही है। इसके लिए मैं सत्येंद्री.com वाली पूरी जो ये विरोधी है ना, इनके वीडियो जरूर देखता हूं, इनके आर्टिकल जरूर पढ़ता हूं कि ये कहां से सोच रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें विचार के लेवल पे लड़ना पड़ेगा। तो सर ये अब वापस आ जाते हैं कि वो जो 40 में से 39 लाख असफल छात्र जो इन कोचिंग नगरियों से निकल के आ रहे हैं, इनमें जो सड़ांध पैदा हुई है, सिर्फ मानसिक वैचारिक सड़ांध नहीं, चारित्रिक सड़ांध। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, चारित्रिक सड़ांध कैसे पैदा की जाती है, कैसे जानबूझ के सड़ांध पैदा की जाती है। मैं 3 साल रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, पूरे 3 साल में पटियाला में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, छोटी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी है। मैंने उन 3 सालों में एक भी लड़का लड़की को हाथ में हाथ पकड़ के टहलते हुए नहीं देखा। 3 साल में एक बार मुझे एक लड़का लड़की एक बेंच पर शाम को करीब 5-6 बजे एक बेंच पे बातें करते हुए दिखे थे, but they maintained a very healthy distance and they were not behaving like lovers. सर आज आप लवली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि 25,000 से अब तो 35,000 तक बताए जाते हैं। सर आप देख के डर जाएंगे कि अरे भैया हम कहीं विदेश में, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में आ गए या अभी हिंदुस्तान में ही है, कि ये अचानक माहौल इतना ज्यादा रोमांटिक क्यों है इस यूनिवर्सिटी का हो गया। मतलब सर आपको जगह जगह शाम को लड़के लड़कियां प्रेमालाप की विभिन्न मुद्राओं में
कोई किसी के कंधे पे सिर रख के रो रही है, कोई किसी की गोद में सिर रख के लेटी है, कोई जरा सी छतरी की आड़ में सिर्फ मुंह के आगे छतरी कर रखी है। तो मैंने देखा कि ये आखिर, अच्छा इसके अलावा और भाषा, भाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, आपको बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, सरकारी यूनिवर्सिटी में। आखिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये माहौल, तो वो जो वहां के एक प्रोफेसर थे, वो मेरे मित्र थे, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये माहौल जानबूझ के बनाया गया है। और लड़का पता है क्या कहता है, थोड़ा कम पढ़ाई मिले, डिग्री ना मिले, मिले तो फर्जी मिले, पढ़ाई बिल्कुल ना हो, डिग्री की कोई वैल्यू हो चाहे ना हो, अरे गर्लफ्रेंड तो मिलेगी 3 साल के लिए। तो सर जानबूझकर युवाओं में एक आकर्षण पैदा कर दिया गया कि भैया 3 साल मजे से लिव इन में रहेंगे। अच्छा आप बताइए ना मुझे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में यह माहौल नहीं है, लवली में ही क्यों है? क्योंकि लवली ने यह माहौल जानबूझ के बनाया है सर। इसीलिए मुखर्जी नगर और तमाम कोचिंग नगरियों में ये जो लिव इन कल्चर जो है ना, ये उन्मुक्त यौन आचरण का कल्चर, ये जानबूझकर बनाया गया। सर ऐसा है, ये भी जो हमारा, अब जैसे क्या है 90s 80s में फिल्मों में ये रहा कि भाई प्यार होना चाहिए, प्यार करना चाहिए, कॉलेज गए हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहिए। आपने कभी कोई ऐसी फिल्म या किसी एक्टर्स जो ब्रांड हो गए हैं, जो अपने मुंह से ज्ञान देते हैं, जनता सुनती है, किसी के मुंह से सर कभी ये सुना है कि नहीं पहले पढ़ना जरूरी है, ये सब काम बाद में हो सकता है? नहीं। अब जो कहते हैं, अब अनन्या पांडे, आज के एक्टर्स जो हैं, ये एक से एक डम्ब लोगों को ब्रांड बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? परोसना क्या है कि पहले ये कर लो, ये सब शारीरिक हरकतें, मानसिक तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। नहीं पढ़ोगे लिखोगे या नहीं कुछ बनोगे। सर हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो हमको हमारे सीनियर बोलते थे कि बेटा कुछ बनोगे नहीं तो बिगड़े हुए ही कहलाओगे। और बनने का मतलब ये था कि पहले इंजीनियरिंग कर लो या अपना एक कोचिंग, या हम लोग के ध्यान में चूंकि परिवार का भी था, संस्कार भी था, पहले पढ़ो, पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ, बाकी ये सब जीवन के उत्तरार्ध में चलता है, आएगा। वो एज फैक्टर, वो सर जो पहले 25 24 30 इंजीनियरिंग के बाद होता था, कहीं आदमी नौकरी करता था, प्राइवेट में लग गया तो चलो ठीक है, अब थोड़ा फाइनेंशियली सिक्योर है, घर वाले भी हमारे मेंटली सिक्योर हैं, थोड़ा हम उनको पहले ये जिम्मेदार घर के प्रति या परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी वाला भाव तो गायब किया जा चुका है सर। आज की डेट में जितनी लड़कियां शादी करके पहुंच रही हैं, या लड़के भी इवन फॉर दैट मैटर, कि माँ बाप चाहे जैसे रहें, वी डोंट केयर। ये कोई बताता है, कोई समझाता है कि ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से, या जो जो इन्फ्लुएंस हम हो रहे हैं, या हमारी जनता आज की डेट में इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कहीं से, या बॉलीवुड से या एड्स से, आपको ये लाइन मिलेगी ही नहीं कहीं कि भैया यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, योर ओन थॉट्स, योर ओन फीलिंग्स की मतलब आपके मन में आ गया है तो बस अब कर डालो जो करना है। ये क्या बात हुई? उसमें संयम कहाँ है, उसमें धैर्य कहाँ है, उसमें संयत होना कहाँ है? कुछ भी दिमाग में आ जाएगा कर डालोगे। ये कि उन्मुक्त जो आप कह रहे हैं, उन्मुक्त का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो आया तुम सब कुछ नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, उन्मुक्त का मतलब कि जो मन में आया कर डालो, चीखना है, चिल्लाना है, नाचना है, गाना है, जो आप कह रहे हैं। भाई हमारे यहाँ ये, हम जो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कट, मैं खैर वो एक अलग कहानी हो जाएगी। हमें मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चों को ये परोसा जा रहा है कि वट एवर दैट कम्स टू योर माइंड, एंड द फर्स्ट थिंग फिजिकल आ रहा है तो भैया 100%, एंड यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट, इट्स अ नीड बेसिस। हाँ, ये जो आपने वो मीडिया वाली बात कही ना, मीडिया जिन बच्चों के दिमाग में ये बातें अभी नहीं है, ये जो करियर फोकस्ड हैं, उनको जानबूझकर ये थॉट उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि अरे यार, वो है ना, राजनीति का एक बड़ा जुमला है, बड़ा नारा है,
कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वो तो सुने मतलब कि क्यों पड़े हो चक्कर में, ये पढ़ाई लिखाई करियर क्या होता है सर एक चीज और, जवानी की। हाँ किसी मूवी में, किसी टीवी सीरीज में, किसी टीवी, और पर्टिकुलरली टीवी सीरीज आजकल जो नेटफ्लिक्स अमेजॉन पे आ रहा है भैया, वहां तो ये और ये नंगा नाच और खुल के हो रहा है। कहीं पे भी अगर एक पढ़ने वाला कैरेक्टर है जो पढ़ाई के प्रति थोड़ा समर्पित है, ही विल बी रिडिक्यूल्ड लाइक एनीथिंग। जो पहले ब्राह्मणों को चोटी दिखा के उनको बेवकूफ मतलब गधा बताया जाता था, या जो शुद्ध हिंदी संस्कृत बोल रहा है तो वो रिडिक्यूल का पार्ट होता था, आज की डेट में पढ़ने वाला बंदा भी अगर पढ़ रहा है, करियर के प्रति समर्पित है, कुछ भी है, इफ ही इज सिगरेट फोकसिंग, नहीं फूकता है कॉलेज में सिगरेट नहीं फूकता, दारू नहीं पीता, बस ही विल। तो एंड ऐसा भी नहीं कि अंत में उसको सही साबित किया गया है। चलो मैं एक कहानी के दौरान मान लेता हूँ कि कहानी के दौरान आपने कुछ दिखाया और अंत में उसको नहीं, वो रिडिक्यूल का पार्ट है, दैट्स इट। You are not meant to study, you are not meant to you are just only meant to cater to your basic needs, basic instincts, that's it, plain and simple. Now let's come back to our main point कि ये विकास देवी कीर्ति की जो दृष्टि कोचिंग है, इसमें जो इतना मोटा बहुत, क्योंकि पिछले दिनों आज जब हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर उसका एड पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आ रहा है, एक दिन भी वेस्ट नहीं हुआ। मुझे लगा यार इतना बड़ा बजट तो एडवर्टीजमेंट का आम आदमी पार्टी का नहीं है जितना विकास देवी कीर्ति का हो गया। सर तो नया केजरीवाल है ना ये, इन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट इन किया गया जी। इसको फंडिंग कहां से आ गई, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए अब तो। 100% यूएस बेस्ड फंडिंग है सर। Amazon, नेटफ्लिक्स, एवरीवन, जो आपकी एक फिल्म बनती है 5-10 करोड़ में, इनकी सीरीज बनती है 50 करोड़ में। सीरीज का कोई रेवेन्यू नहीं है, तो ये क्यों इतना पैसा, लाखों लाख, आपको पता है सर 7-8 हजार करोड़, 10,000 करोड़ के ये हर साल कंटेंट खरीदते हैं, बनाते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, और क्या परोसते हैं, और उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। उन आप पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए सर। एक होता है इकोनॉमिक मॉडल, एक होता है इन्फ्लुएंस मॉडल, ठीक है। दे विल ऑलवेज हैव समवन विद इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक, उसके बाद वो बना लेंगे अपना पैसा। मीडिया ने परोसा ना सर केजरीवाल को हमारे सामने, क्यों परोसा? क्योंकि जब केजरीवाल सीएम बन गया तो मीडिया ने निकाल लिया उसके हलक से पैसा, दिल्ली सरकार से। केजरीवाल की एक आलोचना होती है कि वो मीडिया पे, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्चा करता है। आरटीआई से ये भी पता करना चाहिए कि किस मीडिया हाउस को कितना पैसा दिया दिल्ली सरकार ने। आज तक किसी ने पूछा है सर? सारे मीडिया हाउसेस पैसा खा के बैठे हैं। कोविड के दौरान 5-5 मिनट का उसका एड चल रहा था, याद है? तो ये एड, ये अपना इन्होंने जो 12 दिन 15 दिन का अन्ना आंदोलन का अपना मीडिया स्पेस इन्होंने इन्वेस्ट किया था। और मैं सर, इंडिया टुडे का एक बंदा राहुल श्रीवास्तव, राजीव सरदेसाई से भी नेक्स्ट लेवल आदमी है, ठीक है। मैं शायद अभी कुछ दिन उसका एक वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा अलग से। उनको लगता है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा हो रहा था, तो वो आप भारत की पॉलिटिक्स में जिन्न छोड़ रहे थे, भूत छोड़ रहे थे, अगर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था या जो भी हो रहा था। खैर एनीवेज, ही टोल्ड स्पेसिफिकली, और ललन टॉप पे उसका वीडियो है, कि आपने मोदी में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए आज वो आपको नहीं पूछ रहा है। आपने इन्वेस्ट, दैट्स व्हाट ही सेड, कि दिल्ली में जो नेता बाहर से आता है, जो जरा सा भी गरीब है या वैसा दिखता है, आपकी विचारधारा का नहीं, यू शुड इन्वेस्ट इन हिम। ये उन लोग को रियलाइजेशन अभी 2023 में हो रहा है। ललन टॉप के 200वें एपिसोड जो इन्होंने मतलब ऑडियंस के सामने किया था, उसमें उसने ये बोला, 5 मिनट लगातार बोला। तो केजरीवाल में दे इन्वेस्टेड हैविली। मोदी जी का ये कहना था कि दिल्ली में, और ये इंडिया टुडे के 2019 में फरवरी में उनका जो है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अकेले गए थे, 20 मिनट की स्पीच दी थी, फिर 10 मिनट इंग्लिश में बोला था उन्होंने कहा था कि ये दिल्ली में लोग हैं जो दलाली करते हैं सेना की, और सेना का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं। और दिल्ली की उसी एलीट जनता के सामने, अरुण पुरी की पूरी इंडिया टुडे ग्रुप के सामने उन्होंने बोला था कि दिल्ली में कहाँ कौन दलाली करता है ये सब जानते हैं, और लुटियंस दिल्ली तो बिल्कुल जानती है, श्योरली नोज, दिस इज व्हाट ही सेड। 19 के महत्वपूर्ण इलेक्शन के 3 महीना पहले इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में घुस के ये एक मैसेजिंग थी सर। वो अपने सधे शब्दों में ही बात करते हैं, पर मैसेजिंग यही थी।
Now let So- us conclude the discussion. My point is कि the way India Today and Media Group invested in Kejriwal, a lot of people are investing in the coaching institutes, not to train people, not to train and make success out of the our students, but to fulfill उनके दिमाग में दूसरे तरीके की बातें डालने के लिए, और YouTube इसका एक सशक्त माध्यम है। जी सर। चलिए इस चर्चा को हम फिर से एक बार दोबारा करेंगे एक नए पर्सपेक्टिव में। तो आज के लिए सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। पर एक्चुअली मैं कारण बताऊं सर, मैं अपनी जनता से भी कहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं उसमें। आपके बच्चे भी आपसे कहेंगे कि हमको तैयारी करनी है, या तो लवली यूनिवर्सिटी जाएगा या पढ़ने जाएगा। लवली में क्या हो रहा है आपने बता दिया है, पढ़ने जाएगा तो ये हो रहा है। हर जगह से बच्चों को घेरा जा रहा है, और उसके अपने यंग एज में उसकी प्रोडक्टिविटी को किल करने के लिए ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम ये लंबी चर्चा कर रहे हैं, और शायद इसमें हम बार बार करेंगे। न सिर्फ चर्चा करेंगे, एक मुहिम बनाकर इस बात को हम आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऑडियंसेस फॉर बियरिंग विद अस। नमस्कार, धन्यवाद।